वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु रॉय और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। हालांकि मेरे पिछले लेक्चर में हमने लिंकेज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, तो हम थोड़ा सा लिंकेज का रिव्यू करेंगे और फिर क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखेंगे। जैसा कि लिंकेज हम देखे थे कि लिंकेज जो है एक ऐसी घटना है जहाँ पर बोलते हैं कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर, मतलब एक क्रोमोसोम पे जो जीन मौजूद होते हैं वो हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है तो जीन जो क्रोमोसोम पे मौजूद है वो भी एक साथ जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्रोमोसोम है उसमें मान लीजिए कोई दो जीन ए और बी इस क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो ये क्रोमोसोम जहाँ जाएगा, जिस पीढ़ी में जाएगा, जिस प्रोजनी में जाएगा, वहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम भी साथ में जाएगा या जाना चाहेगा। इसी को हम कहते हैं लिंकेज, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं सहलग्नता, मतलब एक साथ बने रहने की प्रवृत्ति कि दो दोस्त हैं जो हमेशा एक साथ बने रहना चाहते हैं, एक साथ जाना चाहते हैं। तो जो पहला जेनेटिसिस्ट थे वो लिंकेज के बारे में इतने श्योर नहीं थे कि कैसे ये घटना हो रही है, क्योंकि दो जीन है वो एक क्रोमोसोम एक साथ हमेशा दिखाई पड़ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से जा रहे हैं। तो बाद में मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया और उनका जो थ्योरी था वो इस एजम्पशन पे बेस्ड था, मतलब इस धारणा पे निर्धारित था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स ऐसे रहते हैं जैसे कि एक धागे में स्ट्रिंग में बिट्स रहते हैं। मतलब अगर ये धागा है, इस पे मोती जड़े हुए हैं एक के बाद एक लगातार, तो क्रोमोसोम में भी जीन्स इसी तरह से मौजूद रहते हैं। ये अगर एक पूरा क्रोमोसोम है तो उसमें इस तरह से जीन लाइन से मौजूद रहते हैं, ये उनका मानना था। और इसका पहला एविडेंस लिंकेज के बारे में, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या प्रयोग से किया गया, जो पहला एविडेंस दिया गया जहाँ पर ये दिखाया गया कि दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक साथ ही जा रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो बेटेसन एंड पुनेट ने दिया। उन्होंने जो कैरेक्टर को स्टडी किया था वो था फ्लावर कलर, यानी कि फूल का रंग, और पॉलन का शेप, मतलब जो परागकण या पॉलन थे उसके शेप कैसे थे इन स्वीट पी, उसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया और उसके आधार पर उन्होंने लिंकेज का एक कॉन्सेप्ट दिया। तो ये उनका प्रयोग था जिसमें उन्होंने जो पेरेंट्स लिए, एक पेरेंट्स में इस तरह के पर्पल कलर के फ्लावर आते थे और उसका जो पॉलन ग्रेन था वो लंबा था, लॉन्ग था, और दूसरे में रेड फ्लावर आते थे और उसमें राउंड पॉलन ग्रेन था। तो जैसा कि ये दो कैरेक्टर एक साथ लेके कर रहे थे क्रॉस, तो ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो उन्होंने जब इसको क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में उनको सब ये कैरेक्टर मिले, मतलब ये दोनों कैरेक्टर थे, यानी कि पर्पल और लॉन्ग, ये जो है रेड कलर और राउंड के ऊपर डोमिनेंट थे, यानी कि प्रभावी थे। जब उन्होंने उसको फिर से सेल्फिंग किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड में हम जानते हैं कि जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है 9:3:3:1। लेकिन उन्होंने जब इसका डाई सेल्फिंग किया तो उनका जो F2 में रेशियो मिला वो इससे अलग था, इससे हटके था। उनको जो रिज़ल्ट मिला उसमें पर्पल और लॉन्ग वाले 284 मिले और रेड और राउंड वाले 55 मिले, यानी कि जो पेरेंटल टाइप थे, जो पेरेंट उन्होंने लिया था उसमें जिस प्रकार के कैरेक्टर्स थे वो पेरेंटल टाइप कैरेक्टर्स उनको ज़्यादा मिले। और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, मतलब जब इसका और इसका असॉर्टमेंट की वजह से जब मिक्सिंग होगा तो पर्पल के साथ राउंड का या रेड के साथ लॉन्ग आने का वो जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन कम संख्या में मिला, जो कि इस रेशियो से डेविएट कर रहा था। जबकि मेंडल में हम देखें कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो ये आता है, तो ये रेशियो नहीं था, इससे एक अलग रेशियो था। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जिसमें ये दिखाया गया कि जो पर्पल और लॉन्ग ये दो जीन हैं और रेड और राउंड वो एक साथ रहने की उनकी टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि तभी वो ज़्यादा उसी प्रकार का मिल रहा है। ये और ये दोनों जीन एक साथ रह रहा है, तो 284 में ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, 55 में मिल रहा है। और जो दोनों का रिकॉम्बिनेंट टाइप है, यानी कि जहाँ दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर है, वो बहुत कम मिल रहा है। तो ये उनका पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जिसमें उन्होंने शो किया कि पेरेंटल टाइप्स जो है या दो जीन है ये एक साथ रहना चाह रहे हैं, यानी कि लिंकेज की घटना का एक पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। तो
लिंकेज जैसा कि बोला जाता है कि जीन सेम क्रोमोसोम में है वो सेम पोल में जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में है। मियोसिस होगा तो जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, इसको हम लिंकेज कहते हैं। बाद में मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने अपना लिंकेज का थ्योरी दिया। तो लिंकेज जैसा कि इसके टाइप्स को जब हम देखेंगे तो कई तरह के लिंकेज होते हैं। जो पहला है वो है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब जैसा कि हम पिछले एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे कि एक में पर्पल कलर और लॉन्ग पॉलन था और दूसरा पेरेंट जो है उसमें जो जीन थे वो थे रेड कलर के और राउंड के, रेड और राउंड थे। तो ये वाला जो थे ये एक पेरेंट ये था, एक पेरेंट ये था। रिकॉम्बिनेंट टाइप हम किसको बोलेंगे? जब इसका और इसका रिकॉम्बिनेशन वाला कोई कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कोई पर्पल कलर का फ्लावर और राउंड पॉलन कोई आए या रेड कलर का फ्लावर उसके साथ जो है लॉन्ग पॉलन आए, तो ये दोनों जो है रिकॉम्बिनेशन टाइप है और ये दोनों पेरेंटल टाइप है। पर्पल लॉन्ग और राउंड और रेड ये पेरेंटल टाइप है जो पेरेंट लिया गया था, और इनका अगर रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर में अगर एक क्रोमोसोम का सेगमेंट का एक्सचेंज से नया कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बनता है पर्पल राउंड और रेड लॉन्ग। लेकिन अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जितने भी प्रोजेनी हम देख रहे हैं वो सब इसी टाइप के मिलते जा रहे हैं कितना भी बार हम करें, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि लिंकेज जो है वो कंप्लीट है। और ठीक इसके उल्टा इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज हम तब बोलेंगे जब रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिलेगा। जैसा कि बैटेसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट में है कि पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिलता है लेकिन रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है ये वाला टाइप भी मिल रहा है, कुछ हद तक मिल रहा है, कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो ऐसा अगर केस है तो उसको हम इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज बोलेंगे, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप हमको मिल रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। इस तरह से कपलिंग फेज़ है। कपलिंग फेज़ जहाँ पे डोमिनेंट है, दो जीन जो लिंकेज शो कर रहे हैं वो दोनों डोमिनेंट हैं। जैसे यहाँ पे पर्पल और लॉन्ग ये दोनों कैरेक्टर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसा कि जब बैटेसन और पुनेट ने इसका क्रॉस कराया था तो उनको जो F1 मिला था उसमें सारे पर्पल और लॉन्ग कलर के मिले थे। मतलब जो दो कैरेक्टर लिंकेज शो कर रहे हैं वो दोनों ही डोमिनेंट हैं अपने कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के ऊपर। तो ऐसा अगर लिंकेज है जिसमें दो जीन लिंकेज शो कर रहा है वो दोनों ही डोमिनेंट है तो उसको हम बोलते हैं कपलिंग फेज़। और इसके अपोजिट जब ऐसा दो जीन के बीच लिंकेज आ रहा है जिसमें एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है तो उसको हम बोलते हैं रिपल्शन फेज़। तो रिपल्शन फेज़ में बोलते हैं कि जो दो जीन के बीच में लिंकेज है उसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा देखें कि पर्पल के साथ लॉन्ग के बजाय पर्पल के साथ राउंड वाला कॉम्बिनेशन अगर हम देखें कि इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो उसको हम बोलेंगे रिपल्शन फेज़। ऑटोसोमल लिंकेज ये एक टर्म है जस्ट ये दिखाने के लिए कि जो लिंकेज शो कर रहे हैं वो जीन कहाँ पर है। अगर वो ऑटोसोम से मौजूद है यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हिस्सा नहीं लेते, फॉर एग्जांपल ह्यूमन में हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें से एक जोड़ा जो है जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है जिससे कि सेक्स डिसाइड होता है कि उस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर उस पे मौजूद नहीं है, बाकी 22 क्रोमोसोम पे कहीं पर भी कोई दो जीन लिंकेज शो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। तो ये प्रेजेंस ऑफ जीन्स कहाँ पर है, कौन से क्रोमोसोम में मौजूद है, उसके आधार पर ये नाम दिया गया है। ठीक उसी तरह से ऐसा कोई दो कैरेक्टर जो लिंकेज शो कर रहा है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है या वाई के पे मौजूद है उसको हम बोलेंगे और एक्स क्रोमोसोमल लिंकेज, एलोसोमल लिंकेज या सेक्स लिंकेज। तो ये तीनों टर्म जो है वो सेम ही है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे या एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन मौजूद है, दो जीन जो लिंकेज शो कर रहे हैं उनको हम ये टर्म यूज़ करते हैं। और लिंकेज होने से क्या होता है, जब दो जीन लिंकेज शो कर रहे हैं तो क्या होगा। तो लिंकेज के लिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कम से कम दो जीन होना ज़रूरी है, क्योंकि लिंकेज का जो डेफिनेशन है वही यही बोलता है कि टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू रिमेन टुगेदर। तो कम से कम दो जीन होगा तो ही लिंकेज होगा। दो से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन दो तो मिनिमम होना पड़ेगा, तो दो से ज़्यादा होगा। और जब लिंकेज होता है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, यानी इन दोनों का क्रॉस से जब हम आगे देख रहे हैं तो F2 में जो है यही वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिल रहा है। जो रिकॉम्बिनेशन वाले कॉम्बिनेशन
कम मिल रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो नई किस्म नया वेरिएशन पैदा नहीं होगा, पेरेंटल टाइप ही ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये वेरिएशन को रिड्यूस करता है। लिंकेज अगर है तो उससे वेरिएशन रिड्यूस होगा। और इसमें एक चीज़ और हो सकता है, जो दो जीन लिंकेज शो कर रहे हैं, हो सकता है ये दोनों जीन डिज़ायरेबल हो, मतलब दोनों जीन ऐसे लक्षण को कंट्रोल कर रहे हो जो दोनों ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, अच्छा डिज़ायरेबल है। या हो सकता है कि एक जीन जो है वो डिज़ायरेबल है, दूसरा जीन का इफ़ेक्ट जो है वो अनडिज़ायरेबल है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जिसको हम नहीं चाहते हैं कि रहे, ऐसा भी इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो अगर ऐसा दो जीन के बीच में लिंकेज है तो जबकि दोनों ही डिज़ायरेबल है तो ये अच्छा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जीन ऐसा हो जिसमें यील्ड भी ज़्यादा हो रहा हो और ग्रेन कलर भी अट्रैक्टिव ग्रेन कलर आ रहा हो तो ऐसा बहुत अच्छा होगा, प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा है कि एक जीन के होने से रेजिस्टेंस आ रहा है कोई डिजीज़ के अगेंस्ट में या पेस्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक और जीन मौजूद है जिसकी वजह से यील्ड घट रहा है, तो ये अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि मेज में एक जीन है जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ता है या डिजीज़ रेजिस्टेंस आता है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा जीन है जिसकी वजह से उसका यील्ड जो है वो घटता है, तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसको अनडिज़ायरेबल बोलते हैं। तो अनडिज़ायरेबल लिंकेज अगर है तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा नहीं है, तो उसको साइंटिस्ट चाहता है कि उसको हम तोड़ें, उसको हटाएं। तो वो टूटेगा कैसे? जब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन टूट सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगा? जब मियोसिस होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो उस क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, मतलब उस लिंकेज को तोड़ने के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रॉस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिप्रोडक्शन उसको करने दीजिए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस में, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जहाँ पे कि बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है, यानी कि जो लिंकेज है कितना स्ट्रॉन्ग है, दो जीन के बीच का जो लिंकेज है वो साथ में रहने की टेंडेंसी वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने पास हैं क्रोमोसोम में। अगर क्रोमोसोम में वो बहुत पास हैं तो ये लिंकेज उनका तभी टूटेगा जब बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही क्रॉसओवर होगा। तो ऐसा क्रॉसओवर होगा ही होगा बीच में। ऐसा अगर बहुत क्लोजली लिंक जीन है तो थोड़ा सा चांस कम रहता है, क्योंकि क्रॉसओवर में एक और भी चीज़ है, जब दो क्रोमोसोम के बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसओवर होता है, तो अगर एक जगह पे क्रॉसओवर होता है वो उसके आसपास और दूसरा क्रॉसओवर होने नहीं देता है, दूसरे आसपास में दूसरा क्रॉसओवर होने को थोड़ा रोकता है, हिंडर करता है। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है या यहाँ हो रहा है, तो इसके पास में या पास में कहीं हो रहा है, तो वो इसके बीच में और क्रॉसओवर नहीं होने देगा। तो क्रॉसओवर नहीं होगा तो लिंकेज नहीं टूटेगा। तो इसलिए स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड क्रोमोसोम्स कितना है। अगर बहुत पास में वो मौजूद हैं क्रोमोसोम में तो बहुत टाइट लिंकेज होगा, और अगर दूर में है तो लिंकेज इतना टाइट नहीं होगा, वीक लिंकेज होगा, वो टूट सकता है आसानी से। तो टाइट लिंकेज है या वीक लिंकेज है ये देखेंगे कैसे? इसका एक तरीका है कि जैसा वो F2 पॉपुलेशन बैटसन एंड पुनेट ने देखा था, अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप बिल्कुल ही कम मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब लिंकेज बहुत टाइट है, क्रॉसओवर बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। और अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, लिंकेज कम है। तो प्रेजेंस ऑफ लिंकेज जो है ये लीड्स टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप्स इन टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस करके लिंकेज को टेस्ट करने के लिए लिंकेज है या नहीं, जो क्रॉस बनाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो टेस्ट क्रॉस से देखा जाता है। तो टेस्ट क्रॉस, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बनाते हैं टेस्ट क्रॉस को, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो नॉर्मली ये 1:1, या डाई हाइब्रिड बना रहे हैं तो 1:1:1:1 ऐसा आता है। तो ये रेशियो से जब अगर लिंकेज है तो वो डिफ़र करता है, लिंकेज का रेशियो उससे डिफ़र करेगा, 1:1 रेशियो नहीं आएगा। तो इसके लिए टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। और पेरेंटल टाइप का नॉर्मली इसमें भी देखेंगे तो पेरेंटल टाइप वो ज़्यादा आएंगे और दूसरे रिकॉम्बिनेंट टाइप कम आएंगे, तो टेस्ट क्रॉस से नॉर्मली इसको टेस्ट किया जाता है। और लिंकेज को ब्रेक करना, जैसा मैंने बताया कि उसको तोड़ना है तो रिपीटेड इंटरमेटिंग, यानी कि बहुत सारे क्रॉस देखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्रॉस होंगे तो उसमें हो सकता है कोई संभावना हो जहाँ पे क्रॉसओवर हो जाए, तो क्रॉसओवर हो जाएगा तो कॉम्बिनेशन नया बनेगा और लिंकेज टूट जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते हैं लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए।
लिंकेज के साथ एक सिमिलर घटना है जिसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो लिंकेज जैसा कह रहा है कि दो जीन को एक साथ रहने की टेंडेंसी है, मतलब दो जीन एक साथ रहना चाहता है। तो दो जीन एक साथ रहना चाहता है मतलब दो जीन के जो भी कैरेक्टर हैं वो हमेशा एक साथ दिखेंगे। जैसा उसमें था कि जो एक पर्पल का कलर का फ्लावर बना रहा था और लंबा लॉन्ग पॉलन ग्रेन बना रहा था, तो दोनों में लिंकेज है तो दोनों कैरेक्टर साथ साथ दिखेंगे। और सिमिलर एक घटना है जिसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी में ये है कि दो कैरेक्टर एक जीन से ही कंट्रोल हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि दो कैरेक्टर हमेशा एक साथ जा रहे हैं, तो क्या वो दो अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहे हैं या वो सेम जीन से ही कंट्रोल हो रहा है। प्लियोट्रॉपी है कि लिंकेज है, क्या वो है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमेशा दोनों कैरेक्टर एक साथ दिख रहे हैं। तो लिंकेज जैसा कि हम देखें कि लिंकेज को तोड़ना अगर है, कि लिंकेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप क्रॉस बनाइए, बहुत सारे क्रॉसेस देखिए, बहुत सारा इंटरमीटिंग होने दीजिए, लार्ज पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कीजिए। तो उसमें अगर कहीं भी बीच में क्रॉसओवर हो गया दोनों जीन के बीच में तो लिंकेज टूट जाएगा। लेकिन अगर वो प्लियोट्रॉपी है मतलब सिंगल जीन कंट्रोल है तो कितना भी पॉपुलेशन हम देख लें वो नहीं टूटेगा, दोनों कैरेक्टर हमेशा एक साथ ही रहेगा। तो ये लिंकेज और प्लियोट्रॉपी इसलिए बोलता है कि क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स मे रिजल्ट आइदर ड्यू टू लिंकेज और प्लियोट्रॉपी। मतलब दो कैरेक्टर अगर एक साथ हमेशा दिख रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन है दोनों के बीच में, तो वो लिंकेज की वजह से हो सकता है या प्लियोट्रॉपी की वजह से हो सकता है। तो प्लियोट्रॉपी जैसा कि बोलते हैं कि रेफर्स टू कंट्रोल ऑफ टू और मोर कैरेक्टर्स बाय ए सिंगल जीन। मतलब कि दो कैरेक्टर या दो से ज़्यादा कैरेक्टर जब एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है तो इस घटना को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो टाइट लिंकेज बिटवीन टू लोसाई कैन बी ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ प्लियोट्रॉपी। अगर दो, वैसे अगर कोई क्रोमोसोम पे दो जीन बहुत पास पास हैं और इतने पास हैं कि इसमें क्रॉसओवर हो ही नहीं पा रहा है, तो ये दोनों हमेशा ही साथ जाएंगे, तो ऐसा लग सकता है कि एक ही जीन है जो दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि इट मे बी ऑफन कन्फ्यूज्ड विथ प्लियोट्रॉपी। और लिंकेज ग्रुप जो है ये ऐसा टर्म यूज़ करता है, किया जाता है, जो कि ग्रुप ऑफ जीन्स के लिए किया जाता है जो कि हमेशा एक साथ हैं या एक साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से जीन होंगे जो हमेशा एक साथ रहना चाहेंगे? तो नेचुरली क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन मौजूद हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर मान लीजिए ये जीन मौजूद हैं, A B C D E, ऐसा 5 जीन है जो एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है। तो जहाँ जहाँ ये क्रोमोसोम जाएगा ये पांचों जीन जाएंगे साथ साथ में। तो पांचों जीन के जो कैरेक्टर हैं वो पांचों कैरेक्टर साथ साथ दिखेंगे। तो इसलिए एक क्रोमोसोम पे जितने जीन्स पाए जाते हैं उनका एक ग्रुप को हम लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। तो लिंकेज ग्रुप इज़ नथिंग बट जीन्स प्रेजेंट ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे जो जीन मौजूद होते हैं उनको हम एक साथ लिंकेज ग्रुप कहते हैं। तो कई बार लिंकेज ग्रुप वर्ड को जो है क्रोमोसोम के समानार्थ रूप से भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मान लीजिए किसी मेज का हम एग्जांपल लेते हैं, मेज में 20 क्रोमोसोम है यानी कि 10 जोड़े हैं। तो 10 जो जोड़े हैं उसमें एक एक जोड़े पे मतलब एक जोड़े में जो 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, उस एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन मौजूद है वो हमेशा एक साथ जाएगा, हमेशा जहाँ जहाँ जाएगा वो क्रोमोसोम वहाँ हो जाएगा। तो 10 लिंकेज ग्रुप है मतलब 10 क्रोमोसोम है, या 10 क्रोमोसोम है मतलब 10 लिंकेज ग्रुप है, दोनों समानार्थ रूप से यूज़ करते हैं। तो ये हमेशा एक साथ तब तक जाता रहेगा जब तक कि इसके बीच में मान लीजिए कोई क्रॉसओवर अगर नहीं होता है तो ये हमेशा एक साथ ही जाता रहेगा। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम में मियोसिस के समय जब मियोसिस हो रहा है तो प्रोफेज 1 के दौरान अगर इसमें क्रॉसओवर होता है तो ये कॉम्बिनेशन टूटेगा, अगर नहीं होगा तो यही रहेगा। तो नेचुरली एक साथ है तो क्रॉसओवर हुआ भी, कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ, तो फिर भी टेंडेंसी रहती है एक साथ रहने की। तो लिंकेज ग्रुप इसलिए बोलता है कि रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ जीन्स, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स को हम लिंकेज ग्रुप बोलेंगे जो कि प्रेजेंट हैं इन 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। अदर वर्ड्स ऑल दोज जीन्स विच आर लोकेटेड इन 1 क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट 1 लिंकेज ग्रुप। तो किसी ऐसा अगर पूछता है कि एक कोई पौधा है जिसमें 20 क्रोमोसोम है या 15 क्रोमोसोम 18 क्रोमोसोम है या 10 क्रोमोसोम है, तो उसमें लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी है? तो लिंकेज ग्रुप की संख्या हमेशा टोटल से आधी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसा मेज का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, 20 क्रोमोसोम है यानी कि 10 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं। मतलब 10 जोड़े क्रोमोसोम है। 10 जोड़े क्रोमोसोम मतलब
20 क्रोमोसोम है टोटल, जिसमें 10 जोड़े यानी कि ये एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक जोड़ा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जैसा कि हम जानते हैं कि उनका रूप, आकार, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मतलब यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे अगर यहाँ पे फ्लावर कलर का जीन मौजूद है तो उसका जो होमोलोगस जोड़ा है उसमें भी यहीं पर फ्लावर कलर का जीन मौजूद होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में अगर 20 क्रोमोसोम है यानी कि 10 जोड़े हैं तो उसमें लिंकेज ग्रुप जो है हम 10 ही को बताते हैं, क्योंकि बाकी 10 उसका रिपीटेशन है, बाकी 10 उसका एक दूसरा कॉपी है, तो इसलिए एक ही को बताया जाता है। तो इसलिए लिंकेज ग्रुप जब हम बोलेंगे तो लिंकेज ग्रुप हम बोलेंगे कि इसमें 10 ही लिंकेज ग्रुप है, यानी कि 20 जोड़े क्रोमोसोम है, 10 ग्रुप है, 20 क्रोमोसोम है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें वो है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉसिंग ओवर वो घटना है जो मियोसिस में होती है, और मियोसिस में भी कब होती है, जब प्रोफेज 1 चल रहा होता है। उसमें प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होते हैं। पहले लैप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक पास आते हैं, जाइगोटीन में उनका पेयरिंग होता है, और पैकेटीन जो 3rd स्टेज है उसमें उनका सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। मतलब अगर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जाइगोटीन में इनका पेयरिंग हो जाएगा, और पैकेटीन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मानी इसके साथ इसका या इसके साथ इसका क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उसका आदान प्रदान होगा। तो ऐसा क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है ड्यूरिंग पैकेटीन, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसको देखने के लिए अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है कि नहीं, तो नेक्स्ट स्टेज जो होता है डिप्लोटीन, उसमें ऐसा क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है जिसको हम काइज़मा बोलते हैं। तो अगर काइज़मा दिख रहा है डिप्लोटीन में, मतलब पैकेटीन में क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉस ओवर में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले यूज़ किया गया था मॉर्गन और कैटल द्वारा 1912 में। इनने इस टर्म को यूज़ किया था। और एक्सचेंज ऑफ प्रिसाइजली होमोलोगस सेगमेंट्स, तो होमोलोगस सेगमेंट जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस हैं, तो इनके जो सेगमेंट है वो भी होमोलोगस हैं, क्योंकि इसमें जो जो जीन मौजूद है यहाँ भी वही जीन मौजूद है। तो प्रिसाइजली होमोलोगस सेगमेंट्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में क्रोमोसोम सेगमेंट का आदान प्रदान होना, उसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो एक्सचेंज होता है सेगमेंट का होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है, तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम है ये और दूसरा क्रोमोसोम है ये, यहाँ पर डोमिनेंट जीन मौजूद है एक, और यहाँ पर एक रेसेसिव जीन मौजूद है उसका ऑल्टरनेट फॉर्म, और यहाँ पे एक दूसरा जीन मौजूद है बी, यहाँ भी इसका रेसेसिव जीन मौजूद है। तो पहले जो कॉम्बिनेशन था वो दोनों डोमिनेंट का था, और यहाँ रेसेसिव। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक चीज़ हम जानते हैं कि जब पेरेंट से एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो अगर ये मदर से आया है और ये फादर से आया है तो ये कॉम्बिनेशन आया है। अगर ये इसके ऊपर डोमिनेंट है तो कैरेक्टर ये दिखेगा, और ये अगर इसके ऊपर डोमिनेंट है तो यही वाला दिखेगा, लेकिन मौजूद दोनों है। लेकिन जब क्रॉस ओवर होगा, मान लीजिए इसके बीच में क्रॉस ओवर होता है, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, तो ये नए टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसा इसलिए बोलता है कि इट इज़ लिंकेज, जो क्रॉसिंग ओवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन। मतलब रिकॉम्बिनेशन जो नया टाइप आया उसको रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलते हैं, बिटवीन लिंक्ड जीन्स एंड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज। तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग स्टेज में होता है, और इसके लिए ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये नया कॉम्बिनेशन बनने के लिए जिम्मेदार है। तो जब क्रॉसओवर होता है तो उसका साइटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, मतलब सेल में जो हम सेल की स्टडी करते हैं उसमें उसका एविडेंस क्या है। तो उसका एविडेंस ये है कि एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे एक्सचेंज हुआ है उस पॉइंट पे क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको कि हम बोलते हैं काइज़मा। तो अगर काइज़मा दिख रहा है मतलब क्रॉसिंग ओवर है। तो ऑब्वियसली जब क्रॉस ओवर होता है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉस ओवर होने से 2
रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोड्यूस होंगे। जब एक का पोर्शन दूसरे में जोड़ा तो इसका रिकॉम्बिनेशन भी हुआ और इसका भी रिकॉम्बिनेशन हुआ। दो क्रोमोसोम है, इसका हिस्सा अगर यहाँ गया तो ये पोर्शन यहाँ चला गया और इसका पोर्शन यहाँ चला गया, तो इसके साथ ये एक रिकॉम्बिनेशन हुआ और इसके साथ ये गया वो एक रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो दो रिकॉम्बिनेंट टाइप प्रोड्यूस होते हैं। और इसका जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें तो क्रॉसओवर नहीं हो रहा है। जब सेपरेशन होगा आगे तो ये एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो जो 4 क्रोमोसोम बनेंगे उसमें ये वाला पेरेंटल टाइप रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये वाला जो 2 है होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड, इसमें आपस में होगा तो इससे जो 2 क्रोमोसोम बनेंगे वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप होगा। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 पेरेंटल टाइप और 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है वो 3 तरह का क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। एक है सिंगल क्रॉसओवर, दूसरा है डबल क्रॉसओवर और तीसरा है मल्टीपल क्रॉसओवर। तो सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, मल्टीपल क्रॉसओवर ये क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जहाँ और क्रॉसओवर जब हो रहा है, ये मान लीजिए 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसमें भी ABC जीन मौजूद है, यहाँ भी ABC जो मौजूद है। अगर इसमें कोई क्रॉसओवर नहीं होता है तो जो इससे जो 2 क्रोमोसोम जब अलग अलग होंगे मियोसिस के दौरान तो दोनों में पेरेंटल टाइप ही रहेगा, जो पेरेंट में था वही टाइप बना रहेगा। लेकिन अगर तो इसलिए इसको बोला है कि नो क्रॉसओवर। जब क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, कोई भी क्रॉसओवर नहीं हो रहा है, तो जो पेरेंटल टाइप है वही चीज़ बना रहेगा। लेकिन अगर क्रॉसओवर होता है, एक क्रॉसओवर हुआ, सिंगल क्रॉसओवर उसको बोल रहे हैं, तो A और B के बीच में क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पर ABC कैपिटल में है मतलब डोमिनेंट फॉर्म में है और यहाँ पर स्मॉल है मतलब रिसेसिव फॉर्म में है। तो एक क्रॉसओवर हुआ तो सिंगल क्रॉसओवर टाइप्स बना, तो एक रिकॉम्बिनेशन टाइप बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ये हिस्सा आके यहाँ जुड़ गया है, तो अब जो कॉम्बिनेशन हो गया है वो कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c हो गया है और इसका स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C हो गया है। तो ये नया रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गया जब इसका क्रॉसओवर हुआ तो। और इसका जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो दूसरा आर्म है या सिस्टर क्रोमेटिड है उसमें यही बना रहेगा, तो उसमें ABC ही रहेगा और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ही रहेगा। तो जो 4 क्रोमोसोम इससे बनेंगे उसमें A B C और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C होगा। यहाँ पे सिर्फ जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसको दिखा रहा है, तो एक ये बनेगा और एक ये रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेगा। तो ये पेरेंटल टाइप हुआ, पेरेंटल टाइप, और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप। इसी तरह से जो ये है ये भी पेरेंटल टाइप हुआ जो पेरेंट में था, और ये हुआ रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो कैपिटल A के साथ छोटा b छोटा c आ गया और स्मॉल a के साथ कैपिटल B कैपिटल C आ गया। तो ये सिंगल क्रॉसओवर हुआ। जब एक जगह पे क्रॉसओवर हुआ तो उसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉसओवर। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे कि अगर इसके बीच में क्रॉसओवर हुआ तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी सिंगल क्रॉसओवर है क्योंकि क्रॉसओवर एक ही जगह हो रहा है, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन B एंड C। तो जब B और C जीन के बीच में हो रहा है। डबल क्रॉसओवर हम उसको बोलेंगे जहाँ 2 क्रॉसओवर हो रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जगह क्रॉसओवर हो रहा है, एक A और B जीन के बीच भी हो रहा है और B और C जीन के बीच भी हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैपिटल A के साथ स्मॉल b, मतलब ये वाला पोर्शन जो है इसके साथ जुड़ा, फिर यहाँ क्रॉसओवर हो तो फिर वापस इसके साथ जुड़ गया, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया A स्मॉल b कैपिटल C। और ये जो है यहाँ कट के इसके साथ जुड़ा और ये वाला कट के फिर यहाँ जुड़ गया, तो ये कैपिटल B स्मॉल c आ गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये डबल क्रॉसओवर टाइप हो गया। तो यहाँ पे कोई क्रॉसओवर नहीं है, यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर है, ये भी सिंगल क्रॉसओवर है और ये डबल क्रॉसओवर है। तो नंबर ऑफ क्रॉसओवर कितने हो रहे हैं उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। मल्टीपल क्रॉसओवर हम तब बोलेंगे जब और ज़्यादा क्रॉसओवर हैं, 2 से ज़्यादा क्रॉसओवर अगर हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉसओवर। तो नॉर्मली सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर या 3-4 क्रॉसओवर तक देखने को मिलता है जब हम क्रोमोसोम्स का स्टडी करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी। तो फैक्टर्स जो कि कारक जो कि क्रॉसओवर को अफेक्ट कर रहे हैं, वो पहला है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, मतलब 2 जीन के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में क्रॉसओवर होने की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा देखें कि एक जीन यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ पर है, तो A और B और A और C इसके बीच में अगर क्रॉसओवर की संभावना हम देखें तो A और C के बीच में अगर यहाँ कहीं भी क्रॉसओवर होता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नया बन जाएगा, क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन A और B के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के लिए यहीं पर होना ज़रूरी है। अगर यहाँ होता है या यहाँ होता है तो नहीं होगा। और मान लीजिए कोई यहाँ पर क्रॉसओवर अगर हो गया है, ऑलरेडी बन गया है, तो फिर ये इन्फ्लुएंस करता है कि आसपास में क्रॉसओवर नहीं हो।
तो इसलिए जब जीन पास पास में है तो क्रॉसओवर होने की संभावना कम होती है, और अगर दूर में है तो क्रॉसओवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जीनोटाइप भी बोलता है कि कुछ जीन ऐसे हैं नोन टू अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जांपल एक C3G जीन ड्रोसोफिला में है जो कि बोलता है कि प्रिवेंट करता है क्रॉसओवर को, वो जीन रहने से। तो कुछ जीनोटाइप के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है। क्रोमोसोमल एबरेशंस, अगर क्रोमोसोमल एबरेशंस यानी कि जैसा कि हम क्रोमोसोमल एबरेशन में देखे हैं कि डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, ऐसा अगर कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं तो वो भी क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट करते हैं, वो थोड़ा रोकते हैं क्रॉस ओवर को उसकी वजह से। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर से डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर क्रोमोसोम ये है और यहाँ पे सेंट्रोमियर है तो जीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, सेंट्रोमियर से जीन की दूरी कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि क्रॉसओवर कितना होगा, क्योंकि बोलता है अगर पास में है तो उसका क्रॉसओवर कम होता है जो दूर में जीन है। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स बोलते हैं जैसे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं या एज है, इस तरह के फैक्टर्स भी देखा गया है कि क्रॉसओवर को, कुछ केमिकल्स हैं जिनको डालने से क्रॉसओवर नहीं होता है या कभी कभी क्रॉसओवर को बढ़ाता है। तो इस तरह से और कई फैक्टर्स हैं, पर मोस्टली ये जीनोटिपिक फैक्टर रहता है या डिस्टेंस बिटवीन द जीन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी को सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जो कि क्रॉसओवर को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्रॉसओवर ज़्यादा होगा और कम होगा तो क्रॉसओवर कम होगा। अब क्रॉसओवर जब होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? तो क्रॉसओवर होने से नया कॉम्बिनेशन बनता है तो वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, विभिन्नताएं पैदा करता है क्रॉसओवर होने की वजह से। तो इससे क्रॉसओवर जब होता है तो उससे वेरिएबिलिटी बढ़ती है। इट हेल्प्स टू ब्रेक लिंकेज, मतलब लिंकेज, जैसा कि हम लिंकेज में देख रहे थे कि अगर कोई दो जीन लिंक है जिसके बीच में टाइट लिंकेज है पर वो दो जीन में से एक डिज़ायरेबल है एक अनडिज़ायरेबल है, तो ऐसा लिंकेज हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कोई भी साइंटिस्ट जो उसको लेकर काम कर रहा है वो चाहता है किसी तरह से वो लिंकेज ख़त्म हो जाए, टूट जाए। तो अगर क्रॉसओवर होगा तो वो लिंकेज टूटेगा, तो इसलिए हेल्प्स टू ब्रेक लिंकेज और मेक पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्रोमोसोम मैप। क्रोमोसोम मैप क्या है ये हम आगे देखेंगे। और लिंक क्रॉसओवर होने से क्या होता है कि पेरेंट को जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसओवर होगा तो नया कॉम्बिनेशंस बनेगा। तो जब नया कॉम्बिनेशंस बनेगा तो जैसा कि बोल रहा है कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा मिलेंगे, और अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कम मिलेंगे। तो कितना प्रतिशत रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मिल रहा है F2 में, उसके आधार पर जीन के बीच की दूरी जो है क्रोमोसोम पे क्या है वो तय की जाती है और जीन का पोजीशन तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 जीन है A, B, C, तो उनके आपस में उनके बीच में कितने रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कितने प्रतिशत रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके बीच पर ये निकाला जाता है कि A, B और C जीन के बीच की दूरी कितनी है और वो किसके बाद कैसे मौजूद हैं। जैसे A के बाद B, B के बाद C ऐसा है, या A C B है या B C A है, क्रोमोसोम पे कैसे वो अरेंज है। तो वो क्रोमोसोमल मैप को बनाने में हेल्प करता है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द लिंक्ड जीन्स डिटरमाइंड फ्रॉम अप्रोप्रिएट टेस्ट क्रॉस। तो दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब टोटल जो ऑफस्प्रिंग हम देख रहे हैं, प्रोजेनी देख रहे हैं, उसमें कितने के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो निकाला जाता है एक टेस्ट क्रॉस के द्वारा। तो जैसा कि हम देखे थे लिंकेज को है कि नहीं वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा देखा जाता है। तो लिंकेज है तो उसी तरह से टेस्ट क्रॉस से हम ये भी देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कितने जगह पे हुई है, कितने जगह पे नहीं हुई है। तो क्रॉस ओवर का परसेंटेज भी हम उससे देखते हैं। और परसेंट फ्रीक्वेंसीज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परसेंट फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है मैप यूनिट के लिए टू प्रिपेयर ए लिंकेज मैप। लिंकेज मैप इज़ नथिंग बट क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट, एक जीन पे एक क्रोमोसोम पे जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम लिंकेज मैप बोलते हैं। तो उसको निकालने में ये हेल्प करता है। तो उसके बीच का डिस्टेंस को हम मैप यूनिट में कैलकुलेट करते हैं और उससे लिंकेज मैप यानी कि क्रोमोसोम पे जीन्स का पोजीशन हम तैयार करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे मैपिंग के बारे में, जो जैसा कि अभी हम देख रहे थे, तो मैपिंग के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो जीन मैपिंग जो है ये क्या कहता है, जीन मैपिंग बोलता है डिस्क्राइब्स द मेथड्स यूज टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ ए जीन। मतलब मैपिंग में या जीन मैपिंग में हम क्या करते हैं, हम उस मेथड्स का यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो लोकस ऑफ ए जीन, मतलब जीन लोकस, जीन के पोजीशन को कहते हैं क्रोमोसोम पे। तो क्रोमोसोम पे जीन कहाँ पर लोकेटेड है उसका हम पता लगाते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हम मैपिंग में करते हैं। तो मैपिंग इज़ नथिंग बट ए प्रोसेस जिसमें हम एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स मौजूद हैं उनका लोकस पता करते हैं कि वो कहाँ पर है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देखें कि क्रॉसओवर में जब क्रॉसओवर होता है तो दो जीन के बीच में क्रॉसओवर हुआ तो वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज़ का पता हम लगाते हैं कि कितना % रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला वाला हम लिंकेज में एग्ज़ाम्पल देखे थे कि एक पर्पल लॉन्ग था और दूसरा जो है वो रेड और राउंड था। तो पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड, ये पर्पल लॉन्ग जो है ये एक पेरेंट में था और ये एक पेरेंट में था। तो जब इनके बीच में क्रॉसओवर होगा तो एक रिकॉम्बिनेशन टाइप बनेगा, वो है पर्पल और राउंड, यानी कि पर्पल कलर का फ्लावर और राउंड कलर का पॉलन ग्रेन। और दूसरा जो है राउंड और लॉन्ग होगा, यानी कि जो फ्लावर रेड और लॉन्ग होगा, यानी कि जो फ्लावर है वो है रेड और जो पॉलन ग्रेन है वो है लॉन्ग पॉलन ग्रेन। तो पर्पल कलर का फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन और रेड कलर का फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्रॉसओवर की वजह से आएगा। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है क्योंकि ये पेरेंटल्स के दोनों के मिलने से बन रहा है। तो ये कितना % में आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम देखे थे कि वो 284 उनको पेरेंटल टाइप मिल रहे थे और ये 55 ये टाइप मिल रहे थे और ये टाइप जो है 21 मिल रहे थे। तो अगर हम टोटल पॉपुलेशन को ऐड करके मैंने टोटल कितने में ये कितना % मिल रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज निकालें तो जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज आता है तो उसको एक मैप यूनिट बोला जाता है कि दो जीन के बीच में, फॉर एग्जांपल अगर दो जीन के बीच में 3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो बोलते हैं कि दोनों जीन जो है वो 3 मैप यूनिट की दूरी पर हैं। तो ये मैप यूनिट बोलता है कि मैप यूनिट द डिस्टेंस इन ए क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम का वो दूरी है मैप यूनिट जिससे कि 1% रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर 1% रिकॉम्बिनेशन टाइप बन रहा है दो जीन के बीच में तो मतलब उस दोनों जीन के बीच की दूरी जो है वो एक मैप यूनिट है। तो अगर 1% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहा है, 1% रिकॉम्बिनेशन टाइप मिल रहा है, मतलब इन दोनों जीन के बीच की दूरी जो है एक मैप यूनिट है। या अगर रिवर्स हम बोलें कि अगर दो जीन के बीच की दूरी एक मैप यूनिट है तो उनका जब हम F2 में देखेंगे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो 1% मिलेगा। तो अगर मैप यूनिट हमको पता है तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब इसका हम क्रॉस बनाएंगे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना मिलेगा। तो वो हिसाब से हमको पॉपुलेशन साइज़ या नंबर ऑफ क्रॉसेस कितना मुझे बनाना है वो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है 2% 3% है तो मुझे नेचुरली लार्ज पॉपुलेशन देखना पड़ेगा जिससे कि ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप मुझे मिल सके। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर 5% क्रॉसिंग ओवर है बिटवीन जीन ए एंड बी, ए और बी दो जीन है जिसके बीच में 5% क्रॉस ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स दे आर सिचुएटेड 5 मैप यूनिट डिस्टेंस ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब इनके बीच का मतलब अगर ऐसा है कि एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी जीन है और इनके बीच का जो क्रॉसओवर की वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहा है वो 5% है, तो हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम पे ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 5 मैप यूनिट है। तो 5% रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहा है मतलब 5 मैप यूनिट की दूरी पर जीन्स मौजूद हैं। तो मैप यूनिट को एक और भी नाम दिया गया है, सेंट्री मॉर्गन या CM। तो मॉर्गन ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो मॉर्गन ने ही क्रॉसओवर के ऊपर में एक्चुअली बहुत सारे काम किए। उन्होंने क्रॉसओवर की थ्योरी को, लिंकेज की थ्योरी को सबसे पहले उन्होंने ही प्रपोज किया। तो लिंकेज क्रॉसओवर पर उन्होंने बहुत सारा काम किया, लिंकेज को ब्रेक करना, लिंकेज कैसे हो रहा है, कि किस तरीके से हो रहा है, दो जीन लिंक हैं, इसको भी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही प्रूफ किया। तो उनके नाम पर इसको सेंटी मॉर्गन नाम दिया गया है।
तो सेंट्री मॉर्गन जैसा कि हम सेंट्री देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, सेंटीमीटर जैसा है, उसी तरह से सेंट्री मॉर्गन है। तो इसका 100 सेंटी मॉर्गन है तो वो बराबर 1 मॉर्गन होता है। ऐसे ही जैसे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, वैसे ही 100 सेंटी मॉर्गन बराबर 1 मॉर्गन ऐसा कहा जाता है। यानी कि अगर दो जीन जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन जो ऐसा हो रहा है कि उनका डिस्टेंस 100 आ रहा है, तो बोलेंगे कि 1 मॉर्गन की दूरी पर है वो। तो ये एक यूनिट है जिसको कि जो जीन के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ मैपिंग कितने प्रकार का होता है। जब हम क्रोमोसोम का मैपिंग करते हैं क्रॉसओवर के द्वारा, जब हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर जीन का मैपिंग करते हैं, तो 3 तरह का नॉर्मली मैप है। एक है जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप क्या बोलता है, ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच क्रोमोसोम कंटेंट्स व्हिच स्पेसिफिक जीन, मतलब कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन मौजूद है, ये जो मैप बताता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैप। इसको हम लिंकेज मैप भी बोलते हैं, इसको हम क्रॉसओवर मैप भी बोलते हैं, इसको हम रिकॉम्बिनेशन मैप भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसओवर इसलिए कि क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से निकाला जाता है, तो उसको क्रॉसओवर मैप। रिकॉम्बिनेंट का फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है तो उससे हम पता करते हैं। और लिंकेज मैप, क्योंकि वो लिंक कितना, उसका लिंकेज कितना टाइट है, अगर क्रॉसओवर परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा आ रहा है, मतलब लिंकेज वीक है। तो जेनेटिक मैप, लिंकेज मैप, क्रॉसओवर मैप, रिकॉम्बिनेंट मैप, ये सब एक ही चीज़ है। ये सिर्फ ये बताता है कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम पे जीन्स कैसे कैसे मौजूद हैं, जैसे ए बी सी डी, इनके बीच की दूरी कितनी कितनी है, किस तरह से अरेंज है, दोनों इनके जीन के बीच का जो क्रॉसओवर है परसेंटेज है, उससे पता किया जाता है कि किसके बाद कौन सा जीन मौजूद है। ए के बाद बी है, या ए के बाद सी है, ए के बाद डी है, या बी के बाद ए है, वो इसी से पता किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मे बी डिफाइंड एज अ लाइन, मतलब एक लाइन ऑन व्हिच द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स। रिलेटिव पोजीशन मतलब कौन सा जीन किसके मुकाबले में कहाँ पर है, ए के रिलेशन में बी कहाँ पर है, बी के कंपैरिजन में सी कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कौन पहले है कौन बाद में है, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, मतलब कितना क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज हो रहा है उसके आधार पर जीन का पोजीशन और जीन का लोकेशन और जीन का पोजीशन किसके बाद कौन सा जीन है वो बताया जाता है। तो जीन मैपिंग जो है, जीन मैपिंग यही बताता है कि कौन कौन से जीन मौजूद हैं उस क्रोमोसोम पे और वो किस किस के बीच की दूरी कितनी है और किस क्रम में वो मौजूद हैं। तो ये जो है कुछ एजम्पशंस के आधार पर आधारित है कि जीन का मैप जो बनाया जाता है। एक तो है कि जीन्स, एक मान लिया गया है कि जीन एक लीनियर ऑर्डर में मौजूद है, मतलब अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर जीन जो है वो लाइन से जीन मौजूद हैं। और दूसरा जो है वो है कि क्रॉसिंग ओवर इज़ ड्यू टू ब्रेक्स इन द क्रोमैटिड्स। अगर क्रॉस ओवर होता है तो मतलब क्रोमैटिड जो है, क्रोमैटिड के बीच में ब्रेकिंग हुआ है, ब्रेकेज होके ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर जाके जुड़ा है। तो जब ब्रेक होता है क्रॉस ओवर में तो क्रोमैटिड जाके जुड़ते हैं। और क्रॉस ओवर्स ऑकर्स बाई चांस, मतलब क्रॉस ओवर जो है वो बाई चांस होता है। अगर यहाँ पर ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, तो क्रॉस ओवर यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये बिल्कुल एक चांस की बात है और रैंडम प्रोसेस है इसमें कहीं। तो क्रॉस ओवर जब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर जीन का मैप तैयार किया जाता है। तो जेनेटिक मैप ये बताता है कि एक क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन मौजूद हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है और वो किस क्रम में मौजूद हैं। ये 3 चीज़ जेनेटिक मैप बताता है और ये इसके एजम्पशंस है, इसके आधार पर ही इस मैप को बनाया जाता है कि जीन्स जो है वो लाइन से प्रेजेंट रहते हैं और उनके बीच क्रॉसओवर जब होता है तो वो क्रोमैटिड में ब्रेक्स की वजह से होता है और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो बाई चांस होता है और रैंडम है। यानी कि कोई भी 2 जीन के बीच में अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो एक चांस की बात है कि ए और बी और सी 3 जीन मौजूद हैं लाइन से, तो ए और बी के बीच में होगा या बी और सी के बीच में होगा। ये बिल्कुल चांस की बात है, ये रैंडमली होता है। और परसेंटेज जो क्रॉसिंग ओवर का है कि दोनों के बीच में कितना % क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि कितने रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले हैं बिटवीन द जीन्स, इज़ द इंडेक्स ऑफ देयर डिस्टेंस अपार्ट, मतलब उनके बीच की दूरी को इंडिकेट करता है। ये क्रॉस ओवर ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्रॉसिंग ओवर अगर ज़्यादा हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा मिलेंगे और क्रॉस ओवर कम हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कम मिलेंगे। तो ये एक इंडिकेट करता है कि एक इंडेक्स है ये समझने के लिए कि उन दोनों के बीच में की दूरी, जीन के बीच की दूरी कितनी है। तो दूसरा जो टाइप ऑफ मैप आता है, हमने पहला देखा जेनेटिक मैप, दूसरा जो टाइप का मैप आता है वो है फिजिकल मैप।
तो फिजिकल मैप, जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है फिजिकल, मतलब वो एक्चुअल डिस्टेंस जीन के बीच का कितना है वो बताता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कैसे बताता है, हम जैसा कि जानते हैं कि जीन क्या है, जीन क्रोमोसोम पे मौजूद है। क्रोमोसोम का एक हिस्सा, क्रोमोसोम यानी कि जिसमें डीएनए का अणु है, तो डीएनए का एक हिस्सा एक जीन की तरह काम करता है। तो डीएनए में क्या है, यहाँ पे बेस पेयर्स है। मान लीजिए यहाँ ATGC, AT ऐसे बेस पेयर्स मौजूद हैं। तो एक हिस्सा एक जीन की तरह काम कर रहा है। तो अगर यहाँ एक जीन है और यहाँ से फिर दूसरा जीन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसके बीच में यहाँ जो पोर्शन है उसमें भी बेस पेयर्स ही हैं। मान लीजिए GC ऐसा, CG ऐसा करके बेस पेयर्स हैं, AT ऐसे बेस पेयर्स हैं। तो इनके दोनों के बीच में कितने बेस पेयर्स हैं, कितने बेस पेयर्स अपार्ट हैं दोनों जीन, वो फिजिकल मैप बताता है। तो फिजिकल मैप बोलता है प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जेनेटिक मार्कर्स एज वेल एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं उसके आधार पर ये उसकी दूरी को बताता है। तो इसको हम नॉर्मली मेज़र करते हैं बेस पेयर्स में, किलो बेस पेयर्स में, मेगा बेस पेयर्स में। एक बेस पेयर मतलब ये एक बेस पेयर हुआ। तो अगर ये जीन और ये जीन के बीच में 15 बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, 100 बेस पेयर है, कितने बेस पेयर की दूरी पर है उससे इसको मापा जाता है। इसी का बड़ा यूनिट किलो बेस पेयर है और उसी का और बड़ा यूनिट किलो बेस, जैसा कि 1000 बेस पेयर्स हो जाएगा तो किलो बेस हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इसका डिस्टेंस को मापा जाता है। तो फिजिकल मैप में ये बताता है कि क्रोमोसोम्स उस जीन में कितने बेस पेयर्स है और उसके बीच की दूरी जो है, दो जीन के बीच में कितने बेस पेयर्स का अंतर है, मतलब एक जीन और दो जीन इस दोनों के बीच में कितने बेस पेयर्स हैं। एक तीसरे तरह का मैप बनाया जाता है जो है साइटोजेनेटिक और साइटोलॉजिकल मैप, जिसको क्रोमोसोम मैप भी बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है जब हम स्टेन्ड सेक्शन, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को देखते हैं और उनका स्टेनिंग करते हैं। तो जैसा कि हम शुरू में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में देखे थे कि क्रोमोसोम में जब स्टेन डाला जाता है तो उसका कुछ हिस्सा गहरे रंग से स्टेन्ड हो जाता है और कुछ हिस्सा हल्के रंग से स्टेन होता है। तो ऐसा क्रोमोसोम में अगर हम स्टेनिंग को देखें, कहीं गहरा कहीं हल्का, एक पैटर्न जैसा मिलता है जिसको हम बैंडिंग पैटर्न बोलते हैं, मतलब बैंड जैसा दिखता है। जहाँ जहाँ मान लीजिए गहरे रंग से स्टेन हुआ है, अगर ये मेरा क्रोमोसोम है तो यहाँ पर गहरा रंग से हुआ है, यहाँ गहरा है, यहाँ गहरा है और यहाँ पर गहरा है, तो एक तरह का एक पैटर्न मिलेगा, बैंड जैसा मिलेगा बीच बीच में, बैंडिंग पैटर्न। तो उसके आधार पर इस तरह का मैप तैयार किया जाता है। तो बैंडिंग पैटर्न के आधार पर तैयार किया जाता है। तो बैंडिंग पैटर्न, एक तरह का बैंडिंग पैटर्न मौजूद है और उस तरह का बैंडिंग पैटर्न के रहने की वजह से वहाँ पर जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, दिख रहा है, तो वो जीन उस जगह पे प्रेजेंट होगा, ऐसा मान के इसको बनाया जाता है। तो इसलिए इसको साइटोलॉजिकल मैप कहा गया है। यानी कि साइटोलॉजी यानी कि सेल का जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप में तो उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपको कभी भी बिल्कुल सही पिक्चर नहीं देगा जो कि क्रॉसओवर मैप देता है या फिज़िकल मैप देता है। तो ये एक आइडिया देता है, बिल्कुल एक्यूरेटली इससे नहीं पता चलता है, बट ये भी एक तरह का मैपिंग है जो किया जाता था या अभी भी किया जाता है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर भी साइटोजेनेटिक, साइटोलॉजिकल ये सब वर्ड्स आते हैं वहाँ मतलब सेल का स्टडी से संबंधित है। वो सेल को स्टडी किया जाता है, माइक्रोस्कोप में देख के उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, उससे संबंधित रहता है। तो साइटोलॉजिक जैसा क्रॉसओवर हुआ है तो क्रॉसओवर का साइटोलॉजिकल एविडेंस बोलता है। तो साइटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं और हमको काइज़मा दिखता है यानी कि क्रॉस स्ट्रक्चर दिखता है, तो जो दिख रहा है साइटोलॉजिकल स्टडीज़ में तो वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है। तो साइटोजेनेटिक, साइटोलॉजिकल और ये क्रोमोसोम मैप ये सब एक ही चीज़ है जिसको कि उसके बैंडिंग पैटर्न पे आधार पे या उसका स्टेनिंग के आधार पे बनाया जाता है। तो इसको कभी कभी क्रोमोसोमल एबरेशंस के आधार पर भी बनाया जाता है। एबरेशंस के आधार पर ऐसे कि मान लीजिए मैं एक क्रोमोसोम का बैंडिंग पैटर्न देखा कि यहाँ पर गहरा आ रहा है, यहाँ डार्क आ रहा है, यहाँ डार्क आ रहा है, यहाँ डार्क आ रहा है, इस तरह से डार्क आ रहा है, और यहाँ पर कहीं क्रोमोसोमल एबरेशन हुआ, ये मान लीजिए यहाँ का कुछ हिस्सा डिलीट हो गया या ये पोर्शन डिलीट हो गया। तो ऐसा अगर डिलीशन हो गया, कुछ हो गया, तो ये वाला अगल जिसका जब नए क्रोमोसोम का हम बैंडिंग देखेंगे तो वहाँ पे ये बैंड हमको नहीं मिलेगा। तो क्रोमोसोमल एबरेशन के आधार पर भी इसको बनाया जाता है।
कहीं मान लीजिए एडिशन हो गया, मान लीजिए इसके बीच में एक और बैंड मेरे को दिखने लगा, मतलब वो नया पोर्शन हो सकता है ऐड हो गया हो, उसमें एडिशन हो गया है, कोई दूसरे क्रोमोसोम का हिस्सा वहाँ पे जुड़ गया है, या इसी पोर्शन का ये जो बैंड है इसी का डुप्लीकेशन हो गया है, वहाँ पे डुप्लीकेट नया पोर्शन इसी का एक और सेगमेंट इसमें ऐड हो गया है। तो बैंडिंग पैटर्न को जब देखते हैं तो क्रोमोसोमल एबरेशंस का भी यूज़ करते हैं उसको देखने के लिए, मैप को बनाने के लिए। तो एक फ़ोटोग्राफ है जहाँ पर आप देख सकते हैं जेनेटिक मैप, मतलब वो क्रोमोसोम्स कितने कितने दूरी पे मौजूद हैं, कैसे कैसे मौजूद हैं। यहाँ सेंटीमॉर्गन लिखा है, यानी कि इन दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमॉर्गन है। यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमॉर्गन, 20 सेंटीमॉर्गन ये डिस्टेंस बता रहा है, और ये ऐसे जीन मौजूद हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ए बी ऐसा बताऊं तो ये इतने डिस्टेंस पे और इस क्रम में मौजूद हैं। ये साइटोजेनेटिक मैप है जहाँ पे बैंडिंग को देख रहा है, किस तरह का उनका बैंडिंग हुआ है, उसके आधार पर एक चीज़ उसका जीन्स का पोजीशन तय किया जाता है कि ये बैंड मिल रहा है तो ये जीन अगर मिल रहा है तो मतलब इस बैंड के आसपास में वो होगा। और फिज़िकल मैप जैसा कि हम देखते हैं कि उसको बेस पेयर्स के आधार पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे MB यूज़ किया है, नहीं कि मेगा बेस पेयर। तो इसके ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मेगा बेस है, यहाँ से यहाँ 50 मेगा बेस, फिर 25 मेगा बेस की दूरी पर ये है। तो ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस पेयर्स है। तो बेस पेयर्स का डिस्टेंस के आधार पे कितना बेस पेयर है दोनों के बीच में, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। तो ये फिज़िकल मैप है, ये साइटोजेनेटिक मैप है, और ये एक जेनेटिक मैप है जो कि सेंटीमॉर्गन उनके बीच का। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 25 सेंटीमॉर्गन बता रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में जो क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी आएगी वो 25% आएगी। तो 25% आएगी तो 25 सेंटीमॉर्गन दिखा रहा है डिस्टेंस। तो ये सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस है जीन के बीच का, और ये आपका बैंड के हिसाब से है। तो यहाँ डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क है फिर लाइट है, तो इस तरह से बैंड है। और ये फिज़िकल डिस्टेंस बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 25 मेगा बेस पेयर्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मेगा बेस पेयर्स है। तो इस तरीके से इस मैप को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। अब है कि इसका यूज़ क्या है, जो क्रॉसओवर हम परसेंटेज निकालते हैं और उससे मैप तैयार करते हैं, तो इसका यूज़ क्या है। तो ऑर्डर ऑफ जीन बताता है कि क्रोमोसोम में जीन्स कैसे कैसे मौजूद हैं, किस क्रम में मौजूद हैं, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो एक तो उसका ऑर्डर बताता है, ऑर्डर यानी कि क्रम को बताता है। दूसरा जो इसका यूज़ है वो है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन के बीच का डिस्टेंस को बताता है। मतलब अगर एक क्रोमोसोम पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो एक तो ये उसका क्रम हो गया कि किस क्रम में वो मौजूद है, और दूसरा उनका डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का 25 सेंटीमॉर्गन बताया, यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमॉर्गन बता रहा है। तो ये दूरी भी बता रहा है और उनका क्रम भी बता रहा है। तो जब दूरी और क्रम हमको पता चल रहा है, तो अगर 15 सेंटीमॉर्गन दूरी है, मतलब इसका जब मैं क्रॉस करूंगा, इसको जब अगर मैं इसका नेक्स्ट प्रोजेनी देखूंगा, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर का परसेंटेज जो है वो 15% है। तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा जब मैं क्रॉस को बनाऊंगा, तो क्या रिज़ल्ट आएगा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। तो वो अनुमान लगाने में मदद करता है। तो उसके हिसाब से जेनेटिसिस्ट या जो साइंटिस्ट है वो तय करता है कि कितने क्रॉसेस बनाएंगे, तो कितना क्रॉस बनाएगा, तो कितना एरिया उसको चाहिए। अगर प्लांट में बना रहा है तो उतना प्लांट को लगाने के लिए कितना जगह चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना फील्ड चाहिए, तो सब कुछ उसके हिसाब से वो तय कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना निकाल सकता है। गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, क्रॉसओवर परसेंटेज 15 है, 15 सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस पे है, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो 15% मिलना चाहिए। तो एक प्रोबेबिलिटी उसका निकाल सकता है कि कितने कॉम्बिनेशन ये दोनों जीन के बीच में मिल सकते हैं, तो ये हम पता लगा सकते हैं। तो और ये जेनेटिसिस्ट को हेल्प करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लान द एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन साइज़, कितना पॉपुलेशन वो लेगा, कितने क्रॉसेस देखेगा, ताकि उसको डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ क्रॉसेस मिल सके जितना उसको चाहिए उसके लिए। क्योंकि अगर परसेंटेज कितना परसेंटेज है, क्रॉसओवर का परसेंटेज है, तो वो हिसाब से वो तय करेगा कि उसको कितना पॉपुलेशन देखना है, कितना क्रॉस बनाना है।
तो जो क्रॉसओवर है या उसके सहायता से जो हम मैपिंग करते हैं जीन का, तो उसका यूज़ जो है मेनली एक्सपेरिमेंटल यूज़ है उसको दो जीन के बीच की दूरी, उनके बीच का कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये सब पता करने के लिए, और उसके हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये यूज़फुल है।